हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि आपके होने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ चपरासी का हो या सब इंस्पेक्टर का हो या छात्रावास अधीक्षक का हो। ये जो जीके है वो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि संविधान से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, देखिए फर्स्ट दिया गया है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा वाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, याद रखिएगा और क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, देखिए ऑप्शन, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दिया गया अगला प्रश्न, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है। दिया गया है जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन नहीं, जो चारों नंबर दिया गया है 1 2 3 4 ये सही है। जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और भूभाग ये सभी राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। दूसरा, यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर होगा और कथन जो है 2 इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा दिया गया है, संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है जिसमें वह किसी की बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोनों कथन जो है सही है। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है जिसमें वो किसी भी बाह्य व आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। आपको बताना है। तो देखिए किस लिए नहीं था, तो संप्रभुता के अभाव के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। जो राज्य था वो वायसराय का शासन के अंतर्गत नहीं आता था ब्रिटिश भारत में। तो किसके कारण, संप्रभुता के अभाव के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। देखिए एक दिया गया है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही है। और दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और फर्स्ट और सेकेंड सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो यही समानता है भारत एवं अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था में कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण हैं। तो देखिए भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण जो हैं वो ये सभी हैं। फर्स्ट, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं। तीसरा, भारत एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है। चौथा, भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये चारों जो कथन है वो सही है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह आवश्यकता के कारण जो इसमें दिया गया है कि राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण है, तो ये चारों कारण हैं, तो ये चारों कारण सही है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपको कथन पर विचार करना है। दिया गया है आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती है। दूसरा दिया गया है संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। तो देखिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है, ये दोनों कथन जो है सही है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए इसे भी। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं संविधानवाद के दायरे में आती है। दूसरा दिया गया है संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघात्मक व्यवस्था। याद रखिएगा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है संघात्मक व्यवस्था को। अगला प्रश्न दिया गया है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था होती है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है परिसंघात्मक व्यवस्था। परिसंघात्मक व्यवस्था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों न्यायिक समीक्षा जो है, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर है, याद रखिएगा। न्यायिक समीक्षा इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दिया गया अगला प्रश्न, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर होता है क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये कहलाता है एकात्मक व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, देखिए दिया गया है कथन वर्तमान में अमेरिका संघ न होकर परिसंघ बन गया है। दूसरा दिया गया है एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। देखिए 2 दिया गया है एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। अध्यक्षात्मक जो अध्यक्षात्मक है शासन प्रणाली है उसकी क्या विशेषता है और कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देखिए दोस्तों 16 का जो कथन है वो ए बी सी तीनों सही है, मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो तीनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है, याद रखिएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है, ब्रिटेन से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता या विशेषताएं हैं। दिया गया है पहल, वापस बुलाने का अधिकार, जनमत संग्रह। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो विशेषता है तीनों हैं, पहल, वापस बुलाने का अधिकार, जनमत संग्रह, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बनाता है। उदारवादी लोकतंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है, ये दोनों कथन जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, उदार लोकतंत्र के समर्थकों के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। जो 4 शर्तें दिए गए हैं वो चारों सही है। एक से अधिक राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों की उपस्थिति होनी चाहिए। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। निश्चित अंतराल के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने चाहिए। विभिन्न हित समूहों और दबाव समूहों को सरकार पर दबाव डालने की आज़ादी होनी चाहिए। तो चारों जो है शर्तें सही है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दिया गया अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि जो है वो सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3 सही है। देखिए यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दिया गया है 26वां नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है। अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। आपको बताना है भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विशेषता नहीं है। बाकी प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती है, बिल्कुल सही है। न्यायालयों को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हैं। तो ये ए, बी और डी सही है, सी गलत है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष भी है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। तो ये दोनों कथन सही है, ए और दो। तो देखिए सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 और 2। यह सीमित शासन का एक रूप है। ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संवैधानिक शासन के बारे में ये दोनों कथन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किनके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है।
तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, राजनीति सैद्धांतिकी है, आपको बताना है। तो फर्स्ट दिया गया है, संविधानों को आकार देने वाले सिद्धांतों में विचारों से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है। विधि के शासन, शक्ति पार्थक्य तथा न्यायिक पुनर्विवेचन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जो कथन से संबंधित है उसका। देखिए अगला प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र वह है जहां, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। देख लेते हैं। जन सहभागिता और समप्रभात वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, समाजवाद का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, विसंबंधन और वर्ग संघर्ष जो है समाजवाद के केंद्रीय सिद्धांत है, लेकिन व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता। तो देखिए दोस्तों, दोहरी नागरिकता जो है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। जबकि परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण बिल्कुल पाया जाता है, सही है। संविधान की सर्वोच्चता हमारे भारत में निहित है, यह भी सही है। संविधान के निर्वचन में न्यायालयों का प्राधिकार है, तो ये सही है। तो तीनों ऑप्शन जो है ये सही है, लेकिन नहीं पाया जाता पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं पाया जाता। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सी, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता, ये गलत है, अभिलक्षण नहीं है। तो सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता, ये संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान से था, राज्य व्यवस्था से था, जो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहां संविधान से क्वेश्चन बनता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब